नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज हमारे इस खास कार्यक्रम शंखनाद आरंभ नए भारत का में कई विषयों पर चर्चा करेंगे। शंखनाद जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम विषयों पर प्रकाश डालेंगे जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में नए आगाज का, नए युग का शंखनाद हो रहा है। मध्य प्रदेश में अलग अलग विषयों पर, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ राजनीतिक हस्तियां भी जिनसे मध्य प्रदेश के तमाम विषयों पर, इसी के साथ साथ राजनीतिक के साथ चुनावी विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बातचीत करने के लिए मैं अगले अपने खास मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। संजीव अग्रवाल जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सीएमडी हैं सेज ग्रुप इंदौर भोपाल के। बहुत स्वागत करना चाहूंगी संजीव अग्रवाल जी आपका मंच पर। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। मेडिकल डायरेक्टर एंड गैस्ट्रो सर्जन सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल से हैं। मनोज जैन जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सीएमडी हैं एमके इंजीनियर्स ग्रुप। और चर्चा करने के लिए मैं मंच पर अपने सहयोगी दिव्यांश शर्मा को बुलाना चाहूंगी। दिव्यांश, आप कृपया मंच पर आएं। और ये चर्चा होगी चिकित्सा क्षेत्र से, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से काम हो रहा है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ओवर टू यू दिव्यांश। समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे वो व्यापार में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, डिफरेंट सेक्टर्स में हो, वो चुनौतियों का सामना भी करते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं और एक सकारात्मक संदेश देते हैं। इन्हीं खास मेहमानों से हम सवाल जवाब करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके कार्यों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और हम ये बात भी मानेंगे कि आखिरकार इस तरह से चुनौतियों को पार करते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल संजीव सर मेरा आपसे है। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पावर की बात भी हो गई। इन क्षेत्रों में आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं उसे कैसे ओवर पावर कर रहे हैं? देखिए साहब, अब भारत बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मैं एज ए पीएचडी चैम्बर का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं बहुत डीप में जाके देख रहा हूँ कि हर सेक्टर में बहुत तेज आ रहे हैं। मेरे जो पर्सनल सेक्टर है, जैसे अपोलो सेज हॉस्पिटल हम लेके आए हैं, मतलब मैं कल अपोलो के मेन प्रेसिडेंट से मीटिंग दिल्ली में, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सर आपने एक साल में जो ग्रोथ ली है और इतिहास रच दिया। रियल इस्टेट में हम प्राउडली कहते हैं कि हमारा अगला कंस्ट्रक्शन विंग है, मध्य प्रदेश सबसे अच्छा कर रहा है। एजुकेशन में हमारी सेज यूनिवर्सिटी, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। करो तो होता है, मैं हमेशा मानता हूँ, पूरा मेहनत करो, तन लगाओ, मन लगाओ और बुद्धि लगाओ, तीनों लगाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेज ग्रुप इसका लाइव एग्जांपल है, करके दिखा रहे हैं। अगर चीज़ों को करने के लिए आपके अंदर दृढ़ विश्वास हो, और भारत में तो आप देखो ना, आप थर्ड इकोनॉमी हमारी हो गई है, हम थर्ड इकोनॉमी राइज कर लिया है। हम जब 1995 के आसपास का जो चाइना था, अब वो हम चाइना हो रहे हैं। तो जो हमारे 20 साल, तो मैं तो हमारे जितने बिजनेस के साथी हूँ सबको बोलता हूँ, अब कमर कस लो, अब उड़ने का टाइम आ गया है। स्काई द लिमिट, अब दौड़ जाओ, उड़ जाओ, पकड़ लो चीज़ों को, बदल दो चीज़ों को। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है आज की यूथ में ये जज्बा होना चाहिए कि उड़ो आसमान में। तो बेटा मैं भी यूथ ही हूँ। बिल्कुल, और ये स्पिरिट सब में होनी चाहिए जैसी आप में है सर। शुभकामनाएं आपको। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी, मेरा सवाल आपसे है। सर, मेडिकल क्षेत्र में आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, लोग एग्ज़ाम देते हैं, सीट कम होती हैं और इस वजह से कई बच्चों को निराशा हाथ लगती है। मेडिकल कॉलेजेस की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए कोई सुझाव है क्या? देखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी पहले, आजकल एनएमसी है, उन लोगों ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। उनके जो भी स्पेसिफिकेशंस है कि इतने टीचर्स पे इतने स्टूडेंट होने चाहिए, इतने मरीजों पे या इतने बिस्तर पे इतनी पीजी सीट होनी चाहिए, इसका कोई एक साइंटिफिक रैशनल नहीं है। इसका कोई भी चेंजेस जो हुए हैं हमारे साइंस में, हमारी एजुकेशन में, हमारी आईटी में, उसका इसके ऊपर उन लोगों ने चेंजेस नहीं किए। जो भी चेंजेस शुरू हुए लास्ट 4-5 साल में शुरू हुए कि सीटें डबल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में सेक्शंस होते थे।
5th क्लास के 10 सेक्शन है, 8 सेक्शन है। मेडिकल कॉलेज में नहीं होते। मेडिकल कॉलेज में एक ही बैच होता है, जिसका आज तक कोई औचित्य मेरे को समझ नहीं आया। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आपको एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनानी पड़ती है, जो कि 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट की होती है। उसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जिसका पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होता डायरेक्टली। पब्लिक को डायरेक्ट फ़ायदा सिर्फ अस्पताल से होता है, जो टीचिंग हॉस्पिटल होता है। तो टीचिंग हॉस्पिटल आप जो है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को टीचिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट करो और हर संभाग के मेडिकल कॉलेज को उसके टीचिंग हॉस्पिटल बना दो। तो आपको मेडिकल कॉलेज रिप्लिकेट नहीं करना है, आपको नॉन क्लिनिकल टीचर्स को रिप्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि वो कमी उन्हीं की है। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के टीचर नहीं मिलते। अगर आपने सेक्शंस बना दिए तो नॉन क्लिनिकल काम मेडिकल कॉलेज में होगा और क्लिनिकल काम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता रहेगा। और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पीजी स्टूडेंट जाने लगेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की कमी दूर हो जाएगी। जैसे ही हमारे नीट एग्ज़ाम में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आया है, नेक्स्ट एग्ज़िट एग्ज़ाम, उसको यदि आप नीट का पीजी एग्ज़ाम बना दोगे तो हर पीजी स्टूडेंट जिसने एमबीबीएस पास किया उसको मालूम है कि अब मेरे को पढ़ाई नहीं करनी इंटर्नशिप में एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो 1 साल के लिए अब अवेलेबल है काम करने के लिए, उसको 6 महीने के लिए आप गांव भेज दीजिए। तो ये जो बॉन्ड लगाया हुआ है कि पीजी के बाद बॉन्ड देना है, एमबीबीएस के बाद बॉन्ड देना, वो उन्हीं की ट्रेनिंग में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सब किया जा सकता है, इसके डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। डॉक्टर्स की भी कमी दूर होगी अगर है तो। अपने आप दूर हो जाएगी, रातों रात दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ बनाना ही नहीं है। जस्ट अपग्रेड योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आपकी सीटें डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। ओके, मनोज जैन जी को फिर से आपको मैं स्वागत करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत वाइड सेक्टर है ये, लेकिन आपके बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि आप शासकीय इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। और इसके तो और भी ज़्यादा वाइड ऑप्शंस हो जाते हैं। जी। तो आप सरकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं और किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी भूमिका अहम रहती है? देखिए, हम सिर्फ सरकार के लिए कार्य करते हैं, और रही बात सरकार के लिए हम किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य करते हैं, तो हम सरकार के लिए हॉस्पिटल भी बनाते हैं, कई स्कूल बनाए हैं हम लोगों ने, और परिवहन के क्षेत्र में भी हम सरकार के लिए रोड और ब्रिज में कार्य करते हैं। कई कॉमर्शियल बिल्डिंग हमने सरकार को दी है। और टूरिज़्म के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमने कई 5 स्टार और 7 स्टार होटलों का निर्माण किया है सरकार के लिए। जैसे आपने विगत दिनों में हनुमंतिया का बहुत नाम सुना होगा जी। तो पूरा हनुमंतिया का डेवलपमेंट और ऐसे कई क्षेत्रों का, कान्हा नेशनल पार्क में, इस तरह कई क्षेत्रों में हमारी कंपनी ने कार्य किया है। और हम आगे भी जो है कई ब्रिज और रोड्स का और हॉस्पिटलों का निर्माण, बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण सरकारी लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, और क्योंकि मुझे लगता है आपने सुबोध जी को भी सुना होगा, और अगर कुछ सुझाव लगे सुबोध जी से तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप भी भविष्य के डॉक्टर बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में आप किस तरह से काम कर रहे हैं और अपने संस्थान के भविष्य को कैसे देख रहे हैं उसमें? आने वाला समय हेल्थ सेक्टर इस पूरे विश्व में, अगर मैं बात करूं, मैं किसी बहुत बड़े फिलोसोफर को सुन रहा था, इकोनॉमिक्स टीवी था वो, तो कह रहा था कि आने वाला समय पूरे विश्व में रिन्यूएबल एनर्जीज का है, हेल्थ सेक्टर का है और टेक्नोलॉजी का है। स्कोप तो बहुत है। और अभी सरकार में, मैं भाई साहब को बताना चाहूँगा, मैं भी नया मेडिकल कॉलेज का प्लान करा, अभी हमने इस साल शुरू कर रहे हैं। अभी तो हमारे पोर्टफोलियो में मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो अभी मैंने बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। तो अभी 23-24 में MCI ने बहुत सारे नियम बदले हैं और इजी करे हैं, जो कि एक बोलते थे कि अगर आपने मेडिकल कॉलेज खोल लिया तो अपनी 10 साल उम्र कम करा ली। अब ऐसा नहीं, डर बचा है। अब वो बहुत इजी हो गया है। जो वाशन साहब बोल रहे हैं वो कंसर्न बातें हैं कि क्यों सेक्शंस नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं छोटे हॉस्पिटल की मदद लेते हैं, और करना चाहिए। और चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी पे, पूरा विश्वास है कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करके दिखाएंगे। हेल्थ सेक्टर में हमारा अपोलो सेज हॉस्पिटल, हमने पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स हमने लाने की कोशिश करी है। मैंने तो एक ही गणित अपनाया भोपाल में कि भाई बेटा, जो यहाँ का भोपाल का डॉक्टर है वो कहीं अमेरिका में बैठा है या लंदन में बैठा है, और जो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है, तो वापस आ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। क्योंकि हर कोई की इच्छा होती है आने की। और अब तो देश में तो अट्रैक्शन आ गया है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मेरा बड़ी बेटी और दामाद वो भी USA में थे, वो भी आ गए इंडिया। उनको लगा कि अब इंडिया चमक रहा है, अब भारत हमारा चमक रहा है, तो चलो भैया वापस। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो बहुत रुकने लगा है।
इवन जैसे मेल आए हूँ अपने अपोलो सेज में, एक गौरव है हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इमरजेंसी सुमित है, उनको बाहर से उठा के लेके आए क्योंकि चाहते वो थे परंतु यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो अपॉर्चुनिटी मिली। देख के हम चीज़ें को बदलना पड़ेगा आपको, मैं बार बार कहता हूँ बदलना पड़ेगा और आपको ही बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वाशु साहब इतने अच्छे डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो सर्जन हैं कि ये बदलेंगे, नहीं। जैन साहब भी बदल सकते हैं, मैं भी बदल सकता हूँ, हम सब मिलकर बदलेंगे तो बहुत तेज होगा। हमारे बाबा हमेशा कहते हैं जब भी आप चेंटिंग करो मिल के करोगे तो वॉटेक्स क्रिएट होता है और ईश्वर भी मजबूर हो जाता है उस चीज़ को कराने में। तो हम करके दिखा रहे हैं और करके दिखाएंगे। सर, आपने बदलाव की बात की, लेकिन उससे पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था और मैं सरकार की एक और योजना का जिक्र डॉक्टर सुबोध से करना चाहूँगा, आयुष्मान योजना। जब आयुष्मान योजना की हम बात करते हैं तो उसको हम कई तरह से देखते भी हैं। एक तरफ पॉलिटिक्स है, एक तरफ ग्राउंड लेवल पर उसके तहत काम हो रहा है। आज सुझावों के लिहाज से आप क्या शंखनाद करना चाहेंगे आयुष्मान योजना को लेकर? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि केंद्र से जो भी कोई नई स्कीम चालू होती है तो उसका वो सिर्फ आइसबर्ग होता है। उन लोगों ने बहुत आगे तक सोचा होता है, बहुत आगे तक। शुरुआत उन्होंने ये आयुष्मान योजना की 40 करोड़ लाभार्थियों के लिए की थी और उसको जब इम्प्लीमेंट किया तो उसमें से जो भी चैलेंजेस निकले उसको सॉल्व किया। उसमें कई कमियां थी जिसको हर साल वो लोग पूरा करते जा रहे हैं। अब जैसे उसमें ओपीडी नहीं है, उसमें जांचें नहीं हैं, उसमें बहुत सी बीमारियों के इलाज नहीं हैं, पेमेंट्स थोड़े कम हैं, पेमेंट्स देर से होते हैं। ये सब चीज़ें इस साल ये लोग सॉल्व कर लेंगे, ये सब सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि ये सब पॉलिसी में अप्रूव हो चुकी हैं। इसके बाद जो मैं देख रहा हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ केयर आएगी, मोदी जी की मिनिमम हेल्थ गारंटी आएगी और वो सबको मिलेगी, आपको, हमको, सबको मिलेगी और वो सबको आयुष्मान कार्ड देंगे, सबको। तो आयुष्मान का इलाज हर भारतीय नागरिक को मिलेगा। ये पॉलिसी ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है और काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। अब ये सोचने को आता है कि अगर एक बार ये पॉलिसी आ गई तो फिर सरकार का हेल्थ में काम क्या रह जाएगा, हेल्थ सर्विसेज में। भाई हमने तो सबको मेडिक्लेम दे दिया, तो अब सरकार का काम सिर्फ किसी एक मेडिक्लेम कंपनी को उसका प्रीमियम भरना रह जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जो मुझे दिख रहा है, ये लोग सर्विस सेक्टर से बाहर आ जाएंगे। ये लोग एजुकेशन में रहेंगे, रिसर्च में रहेंगे, प्राइमरी हेल्थ में रहेंगे, गांव में जहाँ पे आयुष्मान लागू नहीं होता है। पर बाकी सारे सेक्टर्स, चूँकि सबको इंश्योर कर दिया है पीपीपी मॉडल पे, ये सारे के सारे हेल्थ सेक्टर से बाहर आ जाएंगे और यही फ्यूचर है। आप देखिए, एयर इंडिया से बाहर आ गए, 16 प्राइवेट ट्रेनें चालू हो रही हैं जुलाई में, अगले साल तक 75 ट्रेनें। धीरे धीरे सारी सर्विसेज से सरकार बाहर आएगी और सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नेंस किया करेगी। बिल्कुल, मैं आऊँगी सर आपके पास। मनोज जैन जी, मेरा सवाल आपसे है। आप सीएमडी हैं एमके इंजीनियर्स के और भविष्य के इंजीनियर आप बनाते हैं। अगर जैसा सुबोध जी बोल रहे हैं, अगर सर्विस सेक्टर से अस्पताल बाहर आ गए, चिकित्सा क्षेत्र बाहर आ गया, अस्पताल भी गढ़ेंगे आपके इंजीनियर्स। सर, लेकिन आपका जो काम है वो आपने शुरू कैसे किया? इसका आरंभ कैसे हुआ? पारिवारिक था या आपने खुद से इस सोच को डेवलप किया कि ऐसा करना है, एक इंडस्ट्री ऐसी खोलनी है, एक कॉलेज ऐसा बनाना है? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि जो है वो सामान्य परिवार से थी। मेरे फादर जो है इंडियन पोस्टल सर्विस में थे और बिज़नेस हमारे विरासत में मुझे नहीं मिला है। 1997 की बात है, लेकिन सपने मैंने हमेशा ऊंचे देखे हैं। जैसे संजीव जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप जम के कोई चीज़ करोगे तो इस पर भी मजबूर हो जाएगा नीचे आने के लिए। वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मेरे साथ हुआ। 1997 की बात है, ये मैंने जब से कंपनी शुरू की और 1997 से फिर मैंने 1997 के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और कई क्षेत्रों में फिर मैंने कार्य किया और आज यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। एमके इंजीनियर्स ग्रुप कई क्षेत्रों में अभी काम कर रहा है और आगे भी निश्चित रूप से हम और भी कई क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आरंभ है नए भारत का, हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। वाकई में ये एक पॉजिटिव मैसेजेस है जो आप सोसाइटी को कन्वे कर रहे हैं और बहुत जोश आएगा युवाओं को भी इस बात सुन के। संजीव सर, जब हम सेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इंदौर के साथ भोपाल में आप कैसे नवाचार कर रहे हैं, क्या क्या उसके लिए कदम उठा रहे हैं? देखिए, अब नवाचार का समय तो एक ही है कि स्किल पे काम करो साहब। हमें बच्चों को रटाना नहीं है। हम भी अपन पढ़ के रट के पास हो गए थे। अब वो समय गया, वो तो सब गूगल बाबा ने सब कुछ दे दिया है। अब उसको डिकोडिंग सिखाना है।
इंस्टेंट आपका आईक्यू शार्पनेस चाहिए, तो सेज यूनिवर्सिटी एक ही काम करती है कि वो स्टूडेंट के अंदर जो शार्पनेस है, इंस्टेंट पकड़ने की क्षमता, कहाँ पर ये चीज़ मिलेगी और कैसे उपयोग करना है, डिकोड करना, वही चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप से हमने टाइप पर आए। अभी हमारी इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी आई प्राउडली से कि हम नेक A+ लेकर आए। वी आर यंगेस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में आज तक कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को A+ इतनी जल्दी नहीं मिला। सेज ग्रुप ने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि करना चाहते थे। हर स्टूडेंट के अंदर एक चाहत थी कि उसको कुछ अलग करके दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है, अपने परिवार के लिए करके दिखाना है, अपने देश के लिए करके दिखाना है। तो करके दिखा रहे हैं। स्किल पे हमने बहुत सारे लोगों से टाई अप करके रखा है। हमारे जो करिकुलम हमने डिज़ाइन करा है उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन करते हैं, और एजुकेशन करते हैं कि उसके अंदर का जो पॉजिटिविटी है, जो उसके अंदर सोच है, उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव करा जाए, कैसे उसके अंदर एक पॉजिटिविटी भरी जाए, इस पे बहुत काम करते हैं। मेरे पास 2-3 बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो दिल्ली से आते हैं, हर महीने हर स्टूडेंट से मिलते हैं। वो एक ही बात करते हैं कि आपको एथिक्स एंड वैल्यूज़ पे काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एथिक्स और वैल्यूज़ होंगे तभी हम देश को नई ऊंचाइयों पे ले जा पाएंगे। अगर हमारा मन में करप्ट होगा, हम छोटी छोटी चोरियाँ करेंगे, मतलब किसी का लाइन में लगो आगे आके लग गए लड़के, वो नहीं। एथिक्स एंड वैल्यूज़ पे काम करो, पॉजिटिव अप्रोच रखो और स्किल बेस्ड एजुकेशन दो, तो चीज़ें बदल जाएंगी। और सेज यूनिवर्सिटी में आज 40,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारे सेज ग्रुप में। सेज इंटरनेशनल स्कूल, SIT कॉलेज सब मिला के आप एक भी स्टूडेंट से मिल लो, वो कहेगा कि मैंने लर्न करा है, मेरे अंदर एक व्यक्तित्व विकास पैदा करा है सेज ग्रुप ने। बस वही जीत है, वही जीत है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, हमने परिवार के साथ वॉशिंगटन गया था, एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पे जा रहा था, इतने में एक लड़के ने आके पाँव छुए, वो भी दोनों हाथ से। तो मुझे लगा बेटा मैं पहचाना नहीं। बोले सर मैं आपकी फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी में वर्क कर रहा हूँ। तो ये एक प्राउड होता है कि हमने समाज के लिए कुछ करा, स्टूडेंट के अंदर वो उसने एंडोर्स करा। बोले सर आपने जब मेरा कन्वोकेशन था उसमें 3 बातें बोली थी, वो 3 बातें उसको आज भी याद थी कि सर मेरा जीवन बदल दिया उस 3 बातों। बोले मैं भी बहुत शैतान लड़का था, पिताजी ने ज़बरदस्ती डाल दिया था, और बस मुझे लगा कि जब आप बिल्कुल। वार्ष्णेय जी कुछ सोच रहे हैं क्या? वार्ष्णेय जी तो थिंकर है ही, वो तो बड़े भाई है मेरे, वो तो बहुत सारी चीज़ हमें ज्ञान देते रहते मेडिकल को लेकर। डॉक्टर सुबोध सर कुछ सोच रहे थे कुछ। तो चीज़ें बहुत सारी होंगी, सबको मिलकर करना पड़ेगा। सेज यूनिवर्सिटी कर रही है, हमने जो सेज इंटरनेशनल स्कूल है हमारा, नर्सरी से हमने उसको 6 क्लास पे स्किल सिखानी शुरू कर दी है। हमने स्कूल में एंटरप्रेन्योर्स को लाके उनके लेक्चर करा रहे हैं। भले वो किसी को लगता है, माँ बाप बहुत बार मेरे से पेरेंट है, बोले साहब ये आप बच्चे को सिखा रहे हो, ये क्या समझेगा, ये तो धंधा वाला आदमी है। मेरे साहब इसको धंधा की अकल दे दी जाएगी अभी से, तो अभी से फील्ड पकड़ लेगा। जब मैं छोटा बचपन में था, तो जब मेरे 7वीं में था, तो पिताजी ने बताया रशिया में एक मैगजीन आती थी सोवियत नारी, उसमें 7वीं से मतलब उसको स्किल सिखाते थे, जब की बात है। और अब हमें अब सिखा रहे हैं। हमारी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत पॉजिटिव है, स्किल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी ज़रूरत भी है। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया प्रेरणा एंड दिव्यांश। तो हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनका सम्मान हम करेंगे। इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से बात रखी है, और इसके साथ ही डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी और मिस्टर मनोज जैन जी, उनसे उन्होंने अलग अलग विषयों पर बातचीत की है। और अब बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।